बोला था ना मैंने आपको? यस मैम। तो चलो फिर कोई बताएगा मुझे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बच्चों जो ऐड हो रहे हैं वो लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? फिर आपको चैप्टर समझ कैसे आएगा? तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कंबशन? अब अच्छा कॉपी के पेजेस पलट रहे हो आप, बताओ जल्दी, व्हाट इज कंबशन? मैम एक सेकंड रिवाइज वो याद कर, एक बार याद निकालने दो क्या था। ठीक है करो। सिंपल एक, हाँ बोलो। केमिकल प्रोसेस जो होती है ना, एक हम उसे कंबशन बोल सकते हैं। कंबशन वो होता है जो केमिकल प्रोसेस। नहीं, हाँ ठीक है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज तो पहला वो है, बाकी और क्या चीज है इसमें? मैंने और आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी कंबशन की। कंबशन सबसे पहले अगर हम शॉर्ट में बोले, कंबशन इज बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है? और अगर हम इसको साइंटिफिक वे में डिफाइन करें तो कंबशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे मेन चीज है कि उसका सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन है, इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। और कंबशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हीट एंड लाइट at the same time and composition of substances also changed। और जो उसकी कंपोजिशन होती है, जो चीज बर्न हो रही है उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि पेपर है, हम पेपर को बर्न करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस एश, और जो एश है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू पेपर, क्योंकि ये क्या चेंज है? केमिकल चेंज है, ठीक है? केमिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? जो रिवर्स नहीं हो सकता, विच इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था कंबशन की डेफिनेशन, और हमने देखा था कि जो कंबशन होता है उसको अकर होने के लिए 3 कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी है वो 3 कंडीशंस? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। आर्यन वर्मा आप बताओ। यस मैम। मैम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, 3 मेन कंडीशन बताई थी, मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी जो कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब होना जरूरी है उनका। कोई और बताएगा? आलिया बिस्ट आप बताओ। ऑक्सीजन, फ्यूल, ऑब्जेक्ट। हाँ थर्ड क्या बोला आपने? ऑब्जेक्ट। देखो फ्यूल जो आपने बोला कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो सही आपने बोला। ऑक्सीजन आपने सही बोला। थर्ड जो था वो क्या था? इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है? तो इग्निशन टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था? जो लोवेस्ट टेम्परेचर था, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। Combustible are the substances which catches fire easily and non-combustible substances does not catches fire easily। हाँ बोलो, किसी ने कुछ बोला अभी? अच्छा बच्चों, जब मैं पढ़ाऊंगी अभी, जब मैं स्टार्ट करूंगी, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने देना, फिर आप बाद में पूछना, ठीक है? ओके मैम। फिर हमने पढ़ा था इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को ही हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच कैचेस फायर इजीली। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कंबशन। 3 टाइप्स ऑफ कंबशन हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक पढ़ा था रैपिड कंबशन, और एक पढ़ा था एक्सप्लोसिव कंबशन। नेक्स्ट जो था इसके लास्ट, फिर उसमें हमने पढ़ा था हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको बताया था फायर को कंट्रोल के लिए एक अलग ग्रुप होता है जिसे फायर ब्रिगेड बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वाटर पोर करते हैं जहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब फायर को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया था ये जो 3 जो चीजें जरूरी थी ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल
दूसरा ऑक्सीजन और या इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम तीन चीजों में से कोई दो चीज को रोक देंगे तो फायर कट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पता नहीं अभी अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फ्लेम? मैम आग। और बताओ कोई। The glowing gaseous part of a fire. फ्लेम इज डिफाइंड एज रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। आप गैस ऑन करते हो, घर में आप गैस ऑन करते हो तो आप देखते हो ना ब्लू कलर की फ्लेम आती है। आप एक कैंडल को ब्लो करते हो, फिर आप देखते हो उसमें एक ऑरेंजिश येलोइश ऑरेंज कलर की फ्लेम आती है, तो दैट इज फ्लेम। जो फ्लेम होती है इसकी 3 जोन्स होती हैं। ठीक है, अभी हम इसको मैं समझाऊंगी आपको। आप ये फिगर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सबकी? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो ये Yes, ma'am. जो फ्लेम है उसकी 3 जोन्स होती हैं। एक तो सबसे पहले वाली जो इनर मोस्ट जोन होती है दैट इज डार्क, फिर एक मिडिल जोन होती है और फिर एक लास्ट सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट जोन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर मोस्ट जोन के बारे में। जो इनर मोस्ट जोन होती है वहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर होती है, इसलिए वो ब्लैक कलर की होती है। आपको दिख रहा है इसमें जो विक होती है, विक मीन्स जो कैंडल की जो थ्रेड होती है उसको ही विक बोलते हैं। दिए की विक कौन सी होती है? जो आप कॉटन से उसकी बाती तैयार करते हो उसे हम विक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट जोन होती है, ये किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है और ये लीस्ट हॉट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स मिडिल जोन। जो मिडिल जोन होती है यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल कंबशन होता है। कंबशन तो होता है लेकिन कैसा होता है? पार्शियल होता है, फुल कंबशन नहीं, कंप्लीट कंबशन यहाँ पे नहीं होता है। ये येलोइश ऑरेंज कलर की होती है और यहाँ पे ये कैसी हॉट होती है? मॉडरेटली होती है, मॉडरेटली हॉट होती है, ना बहुत ज्यादा गर्म होती है ना बहुत ज्यादा कूल होती है। नेक्स्ट कम्स द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जो आउटर मोस्ट जोन होती है वहां पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, वो ब्लू कलर की होती है। आप मतलब दिखती तो सब बाहर से, जब आप कैंडल की फ्लेम देखोगे तो वो पूरी ऑरेंज और येलो कलर की दिखती है, लेकिन क्या होता है बाहर से एक ब्लूइश, वो फेंटली पूरी विजिबल नहीं होती है अच्छे से। तो वो क्या होती है? आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, वो ब्लू कलर की होती है एंड दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वन वर्ड में विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, कौन सा होगा फिर हॉटेस्ट पार्ट? बताओ आर्यन वर्मा, आप बताओ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। आर्यन वर्मा। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? मैम औरों को आपकी आवाज नहीं आ रही। अनुष्का, अनुष्का भट्ट, अनुष्का भट्ट हाँ हो जाता है। आ रही है ना? चलिए मैम बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों आ रही है, आप थोड़ा अपना वो देखो कनेक्शन वगैरह। ठीक है, चलो मुझे कोई मैं बता देती हूँ। जो आपको हॉटेस्ट पार्ट होता है दैट इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। अब हम मैम इनके आपकी बारे आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा आवाज आ रही है मेरी, आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा से रिज्वाइन करिए। नेक्स्ट जो है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करेंगे इन जोन्स के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे डार्क इनर जोन। जो डार्क इनर जोन होती है, फर्स्ट इट इज ब्लैक इन कलर, दूसरा इट इज इनर मोस्ट क्लोज टू विक। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जो विक है, इसकी जो थ्रेड है कैंडल का, उसके जो पास वाली जोन है वो कौन सी जोन है? इनर मोस्ट जोन। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स। इसमें अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं वैक्स के, दैट इज व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट इट इज नो कंबशन जोन, यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट हॉट, इसलिए ये हॉट होती ही नहीं है, बहुत कम हॉट होती है। नेक्स्ट इज मिडिल जोन। जो मिडिल जोन मैम कौन आपकी सी? आवाज नहीं आ रही है। आर्यन और बच्चों को आ रही है आवाज।
मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी बाद में। मिडिल जोन जो होती है दैट इज ल्यूमिनस जोन। जो आपको येलो वाला शाइनिंग पोर्शन दिखता है दैट इज ल्यूमिनस जोन। यहाँ पे क्या है, मिडिल जोन जो है इट इज, अपना आप माइक ऑफ करो, आर्यन अपना माइक ऑफ करो। आर्यन यस मैम। अपना माइक ऑफ करो। अब आपको कैसे सुनाई दे रहा है? अभी तो आप यस मैम बोल रहे हो। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जो मिडिल जोन है दैट इज जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट इट इज येलो इन कलर, और ये जो मिडिल जोन होती है दैट इज शाइनी, वो शाइन करती है। एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। ये जो वन वर्ड्स में सब आपको बता रही हूँ शॉर्ट में, ये सब आपको लर्न करने हैं, क्योंकि जब इन जोन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आंसर लिखने होंगे इसमें। नेक्स्ट इज आउटर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होती है दैट इज द हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन। और ये क्या होता है यहाँ पे, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। ये नॉन ल्यूमिनस जोन होती है, ये शाइन नहीं करती है। जब आप कैंडल की फ्लेम देखोगे पूरी फ्लेम आपको येलो और ऑरेंज कलर की दिखेगी, लेकिन जो सबसे बाहर वाली जोन होती है वो ब्लू कलर की होती है एंड इट इज फेंटली विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं होती है। ओके, ये आपको फ्लेम का स्ट्रक्चर समझ में आया? तमन्ना, यस मैम। फ्लेम का स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, मैम एक बार हाँ बोलो। मैम एक बार तीनों जोन जो होते हैं एक बार दोबारा बता दो। देखो 3 जोन होती है, एक होती है इनर मोस्ट जोन जिसको हम डार्क जोन भी बोलते हैं, वो ब्लैक कलर की, इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट इट इज इनर मोस्ट क्लोज टू विक, जो विक होती है, बाती होती है, लॉ होती है, उसके सबसे पास वाली जोन जो होती है वो डार्क इनर जोन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न वेपर्स ऑफ वैक्स, इसी की वजह से ये ब्लैक कलर की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट हॉट। माइक बंद करो जिसके माइक ऑन है। नेक्स्ट इज मिडिल जोन। मिडिल जोन जो होती है ल्यूमिनस जोन होती है, मींस इट शाइन्स। नेक्स्ट इट इज जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इट इज येलो इन कलर एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। जिससे बाहर वाली जोन होती है आउटर मोस्ट जोन, इट इज द हॉटेस्ट जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉटेस्ट जोन कौन सी होती है। इट इज रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन, इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन एंड इट इज ब्लू इन कलर एंड फेंटली विजिबल। आपको इनके कलर याद रखना है। जो इनर डार्क जोन थी वो ब्लैक कलर की थी, जो मिडिल जोन थी वो येलो कलर की, और जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज ब्लू इन कलर। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा है, which part of the flame is used by goldsmith for melting gold and silver? तो कोई बताएगा मुझे कौन यूज करता है? गोल्ड स्मिथ होता है वो कौन सी जोन को यूज करते हैं? आउटर मैम मोस्ट गोल्ड जोन। स्मिथ क्या होता है? जो आपका गोल्ड का ज्वेलरी बनाते हैं उनको गोल्ड बोलते हैं। कौन, आप 8th क्लास में हो, आपको अभी तक ये नहीं पता है? बताओ, आंसर बताओ इसका। अभी किसी ने बोला भी मैम आउटर हाँ, जो मोस्ट जोन। अब क्यों वो उसे करता है, क्योंकि वो हॉटेस्ट होती है, और जो उसको गोल्ड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट फ्लेम। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूल। ठीक है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस था उसको ही हम क्या दूसरा नाम दे रहे थे? फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? इट इज द सब्सटेंस दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जब वो बर्न होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप अपने घर में ही देखो, हम गैस ऑन करते हैं एलपीजी, तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इतनी हीट प्रोवाइड करता है कि हम उससे अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल इतना हीट प्रोवाइड, इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है ना? तो ये जो फ्यूल होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं पेट्रोल, डीजल, कोल, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा। फ्यूल्स के अगर हम टाइप पढ़ेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जो सॉलिड होता है दैट इज कोक, कोल, वुड। हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पढ़ा था। जो कोक होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल से ही कोक बनता है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज लिक्विड। लिक्विड फ्यूल्स की कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है। और गैसेस फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं एलपीजी एंड सीएनजी। कैन एनीवन टेल मी फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी?
मैम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोई और कंप्रेस्ड बोलेगा? नेचुरल हाँ ठीक है, अब कोई और बोलेगा, आप लोग नहीं बोलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। ओके ओके ठीक है, अब आप सबने माइक बंद करो सब। अब जो फ्यूल है, एक आइडियल फ्यूल मतलब जो जिसको हम प्रॉपरली यूज कर पाए, आइडियल मतलब जिससे पॉल्यूशन भी ज्यादा ना हो, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की, ठीक है। सबसे पहला है इट शुड बी इजी टू स्टोर, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट एमिटिंग हार्मफुल गैसेस, उससे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलनी चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई फ्यूल बर्न हो रहा है स्मोक प्रोड्यूस ना हो, स्मोक प्रोड्यूस होगा लेकिन जिससे लेस स्मोक प्रोड्यूस, ठीक है, इट शुड प्रोड्यूस लेस स्मोक। तो अगर देखा जाए सॉलिड लिक्विड गैस के कंपैरिजन में, जो लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल होते हैं दे आर बेटर देन सॉलिड फ्यूल्स। नेक्स्ट, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या था? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। तो अब ये देखो, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि कोई भी जो फ्यूल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट क्यों होना चाहिए। देखो अगर बहुत लो होगा, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा, इससे कभी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, फायर कैच इजीली हो जाएगी आसपास। और अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो है हमारा उसमें टाइम वेस्ट होगा, और जिस टाइम पे हमें जो काम करना है वो नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। तो जो फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। Calorific value, it is the amount of heat released when 1 kg of fuel is completely burnt in sufficient supply of oxygen. जब हम आप 1 kg ले लो, आप 1 ग्राम ले लो, उस 1 kg को वो जो फ्यूल completely burn होगा और उससे जो amount of heat निकलेगी, that is called calorific value, ठीक है। और calorific value जो है उस जो यूनिट्स है जिसमें वो मेजर होती है, that is किलो जूल पर kg। अगर आपके पास आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर में एक फॉर्मूला भी है आपको सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला इसी जो किलो जूल पर केजी है इसी टर्म से आपका वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू समझ आ गई सबको क्या होती है? बच्चों बोलो कैलोरीफिक वैल्यू। सब मेरी वॉइस आ रही है? इनके जवाब ही नहीं आ रहे। चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस, डंग केक एंड एलपीजी विच इज अ बेटर फ्यूल। इनमें से सबसे बेटर फ्यूल कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस इज अ बेटर फ्यूल आउट ऑफ देम एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट। जो इन तीनों में से, हाइड्रोजन गैस में से, डंग केक में से और एलपीजी में से, जो सबसे बेटर फ्यूल है दैट इज हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत इन सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इफेक्ट एनवायरनमेंट। अब क्या है, ये जो फ्यूल्स हैं हम बर्न कर रहे हैं, इनके क्या है, कुछ ना कुछ हमारे सराउंडिंग में ये कुछ चेंजेस इफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे हम बर्न कर कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा रिलीज लॉट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जब हम इनको बर्न करेंगे तो इनसे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे निकलेंगे जो अनबर्न होंगे, और ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे दे विल मिक्स विद एयर, वो एयर में मिक्स हो जाएंगे, और जब वो एयर में मिक्स हो जाएंगे इनको हम क्या करेंगे, फिर उस एयर को तो हम रेस्पायर करते हैं ना, तो वो एयर पार्टिकल्स जो अनबर्न पार्टिकल्स होंगे वो हमारे रेस्पिरेटरी में एंटर हो जाएंगे एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और फिर कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ दूसरा ये है, एक और इससे इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट को। अब क्या होता है, देखो जैसे हिली एरियाज हैं, बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे वुड ही यूज होती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो वुड है वो क्या है, इजी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है।
और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो हो ही रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, तो हम जितना वुड के लिए हम ट्रीज को काटते हैं, जितना हम ट्रीज काटेंगे उससे डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो इससे भी क्या होगा, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे सबसे पहले तो सॉइल इरोजन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, एयर पोल्यूशन होने लग जाएगा, क्योंकि ट्रीज ही तो क्लीन करते हैं ना एयर को। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये सब वेरी पॉइजनस गैस होती है, which can cause suffocation and even death. Carbon monoxide it is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. जो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिलीज होगी, अगर उस रूम बंद होगा, क्लोज होगा, तो जो पर्सन वहां सो रहा है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज थर्ड कॉज, दैट इज combustion of most fuels produces carbon dioxide in air. जो बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, जब उनको जलाते हैं, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो बहुत ज्यादा उसका अमाउंट हो जाता है एयर में, तो दैट इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग, कोई एक्सप्लेन करेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अनुष्का भट्ट। अनुष्का भट्ट। तमन्ना सेमवाल। तो बताओ बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ऐसे में पढ़ने में मजा कैसा आएगा? आप लोग, जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। मैं फिर आपकी गूगल मीट पे क्लास नहीं लूंगी, मैं आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करूंगी अगर आप लोग करेंगे तो। आंसर करो, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? मैम हम बताएं? बताओ, कोई भी बताओ, मैं सबसे ही पूछ रही हूँ। मैम जब ट्रीज काटते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है एयर में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा बढ़। ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग जब कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो मोस्टली कब होता है? कंबशन ऑफ मोस्ट ऑफ फ्यूल। जब हम ये पेट्रोल डीजल इतना पोल्यूशन हो रहा है उससे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करें तो इट इज द राइज इन टेम्परेचर, इट इज द राइज इन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ दैट कैन लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। अब देखो होता क्या है, जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो दो रीजन्स होते हैं, एक पोलर रीजन्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। पोलर रीजन्स तो होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, जहाँ पे स्नो होती है, ग्लेशियर्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लग जाएगा अर्थ पे, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब वो पिघलने शुरू हो जाएंगे तो जो सी का लेवल है इट विल राइज, और जिसकी वजह से हो सकता है फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। ठीक, समझ आया बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट इज यस मैम। Next is burning of coal and diesel produces sulfur dioxide gas, which can cause suffocation and also it can lead to acid rain. अब देखो, आपने टर्म सुना होगा ना, एसिड रेन। यस मैम। अब देखो होता है, जब कोला डीजल बर्न कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपकी जो पेट्रोल इंजन है उनसे क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन के साथ मिलते हैं, रेन वाटर के साथ मिलते हैं, तो इससे कैसी रेन बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन बोलते हैं। समझ आया? Oxides of sulfur and nitrogen dissolves in rain water and forms acid. Such rain is called acid rain. ठीक है, अब एसिड रेन होती है, ये क्या होगी? आपकी सोइल को इफेक्ट करेगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करेगी, एंड इट कैन आल्सो इफेक्ट, आल्सो कॉज मॉन्यूमेंट कैंसर। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं वो एसिडिक कंडीशंस में ग्रो नहीं होती हैं। अब जब एसिड रेन सॉइल में गिरेगी तो सॉइल कैसी हो जाएगी? वहां की एसिडिक हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है सारी क्रॉप्स उसमें ग्रो कर सके, तो ये क्या, एसिड रेन क्रॉप्स को डैमेज करती है। दूसरा, जब ये आपका रिवर्स पॉन्ड्स कहीं गिरती है एसिड रेन की, जो वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी डेथ हो सकती है एसिड कंडीशन से।
और नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट कॉज है दैट इज कैंसर। हमारी कंट्री में ताजमहल है ना, ताजमहल, इट कम्स अंडर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ताजमहल। और जो ताजमहल है, यस मैम, जो ताजमहल है वो क्या है, पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। यदि एसिड रेन उस मार्बल पे गिरी है तो वो मार्बल जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया है। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है, एसिड रेन की वजह से ही। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ताजमहल, आपको ये याद रखना है। ओके, यस मैम। यस मैम, अब देखो जो हमने पढ़ कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर, तो हमने वहाँ पे एक चीज पढ़ी, सीएनजी। हमने पढ़ा था कि सीएनजी होती है, एक तो वो लाइट होती है और ये ज्यादा क्लीन होती है, उससे पोल्यूशन कम होता है। तो आज के डेट में जो डीजल पेट्रोल का यूज है, इट इज प्लेस्ड बाय सीएनजी, बिकॉज सीएनजी reduces the harmful products in very small amount, क्योंकि जो सीएनजी है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। और अब ज्वाइन हो रहा है, और सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। और सीएनजी में डेली वगैरह में जो गाड़ियां चलती हैं किससे चलती हैं, सीएनजी से ही हैं। तो जो आपको मुझे बताया डिवीजन है, अभी हमने पढ़ा था जो ये फ्यूल्स हैं, बर्निंग हम इनकी जब कर रहे हैं फ्यूल, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो क्या क्या इफेक्ट हुए थे अभी तक, क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ मुझे, कोई भी बताओ। मैम उससे पॉल्यूशन फैलता है। हाँ बोलो मैम बोलो। पॉल्यूशन फैलता है। हाँ पॉल्यूशन होता है, और बताएगा। ग्लोबल वार्मिंग होती है। हाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है, और मैम नेचर के लिए भी खराब होता है, और नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। और मैम टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर वही हो गया ग्लोबल वार्मिंग, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, कोई बताएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है आपका, लंग्स। वेरी गुड, हाँ लंग्स होते हैं। मैंने आपको ये डिजीज बताई थी ना एक, अस्थमा तो क्या होती है, अस्थमा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और एक और डिजीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ब्रोंकाइटिस। तो जो ब्रोंकाइटिस होता है, ये होती क्या है, जो लंग्स होती है ना, लंग्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, अगर आप उनको और डीप स्टडी करोगे ना, उनके अंदर ना छोटे छोटे, अगर आप लंग्स का डायग्राम देखोगे और देखने के बाद छोटे छोटे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं बीच में, उन्हें हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है इन कार्बन पार्टिकल्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पढ़ा था हमने, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एक मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन बताया था। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। मैम जब बहुत पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ very good। जब क्या होती है, कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट, डिफॉरेस्टेशन। एक हमने और पढ़ा, एक मैंने और आपको बताया था, जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है तो फिर क्या होता है,